हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं इन दो बिंदुओं की। आज हम वेन आरेख और समुच्चयों पर आधारित कुछ संक्रियाओं की बात करने वाले हैं। वेन आरेख जो टॉपिक है वो एक्चुअल के अंदर समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण है कि अभी तक हमने जितने भी समुच्चय पढ़े या आगे जितने भी समुच्चय हम पढ़ने वाले हैं या इन संक्रियाओं की अगर बात करें कि जो भी संक्रियाएं अब आगे आएंगी उन सब को हम एक आरेख की सहायता से प्रदर्शित करेंगे। तो समुच्चय को अगर आप ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है वेन आरेख। और वेन आरेख के अंदर कोई भी समुच्चय, किसी भी प्रकार का अगर आपको समुच्चय दे रखा है तो उसको प्रदर्शित करने का एक निश्चित क्रम है। और इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई सार्वत्रिक समुच्चय आ गया तो उसको किस तरीके से प्रदर्शित करना है, अगर कोई उप समुच्चय आता है तो उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, या इसके अलावा जो संक्रियाएं अभी हम पढ़ेंगे उनको यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शित करना है। वो सारी की सारी बातें, कुछ नियम हैं, उन नियमों पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले तो अपने बात करेंगे वेन आरेख की कि वेन आरेख को हम परिभाषा के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है वेन आरेख। तो वेन आरेख की सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे। समुच्चय के बीच परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए इन्हें एक ज्यामितीय रूप में किसी आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसी आरेख को वेन आरेख कहते हैं। ठीक है कि समुच्चयों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए इन्हें एक ज्यामितीय रूप में किसी आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसी आरेख को वेन आरेख कहते हैं। अब ये वेन आरेख बनाए किस प्रकार से जाएंगे तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी। वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय तथा इनके, ठीक है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय की बात हो रही है, तथा इनके उप समुच्चयों को दर्शाया जाता है। इनके उप समुच्चयों को दर्शाया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा, ठीक है, कि एक आयत की सहायता से सार्वत्रिक समुच्चय को, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा तथा इनके उप समुच्चयों को वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए कि वेन आरेख एक्चुअल में है क्या, वेन आरेख की परिभाषा हमको किस प्रकार से लिखनी है और वेन आरेख में आरेख किस प्रकार का बनेगा। तो वेन आरेख की परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि समुच्चयों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए एक ज्यामितीय निरूपण है यह है, और इस ज्यामितीय निरूपण को वेन आरेख बोलेंगे। और वेन आरेख में हम बात करते हैं या तो सार्वत्रिक समुच्चय की और दूसरी हम उनके उप समुच्चयों की बात करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा प्रदर्शित करना है और इसके अलावा जो उनके उप समुच्चय होंगे, जो सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय लिए जाएंगे, उनको हम वृत्तों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको अच्छे से एक डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय U निम्न प्रकार से है। सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से डैश 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 लास्ट 10 तक
कि 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास कोई प्राकृत संख्याएं हैं और हमने मान लिया कि ये मेरे लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। और एक हम बात कर लेते हैं इसके किसी उप समुच्चय की। ठीक है, ए इसका मैं कोई उप समुच्चय बनाऊंगा, मतलब इन्हीं अवयवों में से कोई एक समुच्चय मुझे बनाना है। तो मान लीजिए कि मैंने बनाया 2, 4, 6, 8 और 10। अब अगर इनके बीच का जो भी संबंध है उनको ज्यामितीय रूप में या आरेख के द्वारा अगर प्रदर्शित करना है तो वो किस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा। तो सबसे पहले तो हम एक आयत बना लेंगे और ये जो आयत है ये व्यक्त करेगा u को। ठीक है, ये जो आयत है वो व्यक्त करेगा u को। और अब हम बात करेंगे इस a की। तो a आप इसके अंदर बना लीजिए इस तरीके से कि सबसे पहले तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, चाहे बाहर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। कि सबसे पहले तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय और उसका जो भी आपको उप समुच्चय दे रखा है पहले तो आपको वो दोनों बनाने हैं। तो हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय u बना लिया और उसके अंदर हमने एक वर्त बना लिया जो कि उसका उप समुच्चय है। अब यहाँ पर अवयव किस प्रकार से लिखने हैं, तो सबसे पहले तो अपने उप समुच्चय वाले जो अवयव हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, पहले ये लिख दिया। अब इसके अलावा जो u के जो अवयव हैं अब अपने को उनको लिखना है। अब u के अवयव किस प्रकार से लिखेंगे कि a में जो अवयव हैं उनको यहाँ u के अंदर अपने को नहीं दर्शाना, मतलब u में तो क्या नहीं दर्शाना कि वो a के अंदर आ चुके हैं तो वो u में ऑलरेडी है, इसलिए वापस नहीं लिखना उन्हें। कि 1 लिख दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर 2 आ चुका है जो इस u का भी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में 3 लिख देंगे, फिर 4 आ गया, फिर 5 लिख देंगे, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से। तो ये हमारे पास u और a के बीच का एक ज्यामितीय निरूपण है कि u सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें 1, 2, ये 2 इस u का भी पार्ट है। अलग से सर्कल बनाने का मतलब ये हुआ कि वो a के भी हिस्से हैं कि यहाँ पर जो बिंदु आया, जैसे 2 बिंदु आया, ये 2 इस a में भी है और साथ में इस u के अंदर भी काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ a का हिस्सा माना जाएगा कि जो यहाँ अंदर आ गया वो बाहर वाले में तो माना ही जाएगा। इसके अलावा 4 अंदर है तो बाहर भी है, 6, 8 और 10 के लिए भी इसी तरीके से बात लागू रहेगी। एक और एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें तो दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं u बराबर है हमारे पास फिर से वही 1, 2, 3 डैश 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 9, 10 की 1 से लेकर 10 प्राकृत संख्याएं हैं। और इस बार मैं कोई 2 u के उप समुच्चय ले रहा हूं। तो a बराबर मैंने मान लिया कि 2, 4, 6, 8 और 10 और b बराबर मैंने लिखा मान लो 4, 6। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरीके का लिया। मैंने यहाँ पर 3 एक तरीके से समुच्चय ले लिए जिनमें से एक सार्वत्रिक समुच्चय है और 2 उसके उप समुच्चय हैं। और वो जो 2 उप समुच्चय हैं उनमें से भी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। मतलब कि अगर अपने यहाँ पर देखें कि a समुच्चय के अंदर है 2, 4, 6, 8 और 10। अब इनमें से कुछ अवयव सारे जो भी हैं वो b के अंदर भी हैं कि b बराबर है 4, 6 कि यहाँ पर जो अवयव हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब b a का उप समुच्चय है। अगर मैं बात करूँ कि जो b की, तो b उप समुच्चय है a का और a उप समुच्चय है u का। ठीक है, b सारा का सारा a के अंदर है और a सारा का सारा u के अंदर है। अब यहाँ पर वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा तो वो देखिए। सबसे पहले तो हमें वो एक आयत बनाना है जो कि u को प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया u के लिए। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे a और फिर उस a के अंदर अपने बनाएंगे b को, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि b a का उपसमुच्चय है तो b a के अंदर बनेगा और a u के अंदर बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखना कैसे, तो पहले अपने b वाले अवयव लिख देंगे। तो b के अंदर 2 अवयव हैं 4, 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 4 और साथ में 6। अब अपने को a वाले अवयव लिखने हैं तो a में अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, लेकिन 4 और 6 जो है वो b के अवयव होने के साथ साथ इस a के भी अवयव माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। तो यहाँ पर अपने उनको वापस नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे 2, 8 और 10 कि 4 और 6 b में भी काउंट हो रहे हैं और साथ में a में भी काउंट होंगे। जो अंदर है वो बाहर वाले में काउंट होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अब अपने बात करते हैं u की कि u में कौन से अवयव आएंगे। तो u में जो अवयव आएंगे वो आएंगे एक तो 1, एक आएगा 3, एक आएगा 5, ठीक है, और एक अपने इसमें आ जाएगा 7 और साथ में आ जाएगा 9। ठीक है, एक अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कि सारे अवयव आ भी जाने चाहिए कि सार्वत्रिक समुच्चय के कोई भी अवयव बचे ना। और उसके अंदर जो भी उप समुच्चय है वहाँ पर जिस तरीके के अवयव दे रखे हैं वो अपने को सारे के सारे लिखने हैं। ये तो हुआ कि वेन आरेख। अभी वेन आरेख अपने आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन उन सब को पढ़ने से पहले हमें हमारे दूसरे बिंदु की तरफ हमें चलना पड़ेगा जो कि है समुच्चयों पर आधारित कुछ संक्रियाएं। पहले अपने इन संक्रियाओं की बात कर लेते हैं
उसके बाद में अपने इसके अलावा और कितने वेन आरेख बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट बिंदु हमारा है समुच्चयों पर आधारित कुछ संक्रियाएं, और उस संक्रिया के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, कि आपको समुच्चय का यूनियन करना है, उनको इकट्ठा करना है। यूनियन का मतलब है उनको एक साथ लिखना। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब अपने ये संक्रियाओं की बात कर रहे हैं, ये संक्रियाएं लगेंगी समुच्चय के ऊपर, कि आपके पास कोई दो समुच्चय हैं और हो सकता है कि दो से ज़्यादा भी हों, आपको कम से कम दो समुच्चय तो मिलेंगे, और हो सकता है कि वो दोनों समुच्चय एक जैसे भी हों। तो कैसे भी वो दो समुच्चय हो सकते हैं, आपको उन दोनों समुच्चयों पर एक संक्रिया लगानी है। अब संक्रिया लगाने के बाद में जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, मान लो मैंने कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, उन दोनों समुच्चयों के बीच में मैंने कोई एक संक्रिया लगा दी। अब उन संक्रियाओं को यूज़ करने के बाद में जो रिजल्ट आया, एक्चुअल में वो रिजल्ट भी एक समुच्चय ही आएगा। कि आपके पास दो समुच्चय हैं, मान लीजिए कि ए और बी, आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ कोई एक संक्रिया लगानी है। संक्रिया लगाने के बाद में जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आंसर भी आपका एक समुच्चय ही होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर अपने बात करें पहली संक्रिया की, जिसको अपने सम्मिलन बोल रहे हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन, तो समुच्चयों का जब अपने सम्मिलन करेंगे, मतलब समुच्चय को जब अपने इकट्ठा करेंगे, उनको जब अपने आपस में मिला देंगे, समुच्चय को जब हम आपस में मिला देंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक समुच्चय ही होगा। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर अपने इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ए व बी का सम्मिलन करने से, ठीक है, मतलब ए और बी का सम्मिलन करने का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में आपको सम्मिलन वाली संक्रिया लगानी है। कि हमने मान लिया कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो ए व बी का सम्मिलन करने से प्राप्त होने वाला नया समुच्चय या प्राप्त होने वाले नए समुच्चय में ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी दोनों समुच्चयों के अवयव होते हैं, दोनों समुच्चयों के अवयव होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है यूनियन की। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए कि मान लो कि a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 2 3 4 5। अब आपको a और b का सम्मिलन करना है। तो देखिए यहाँ पर सम्मिलन किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b, और सम्मिलन करने के लिए ए व बी का सम्मिलन करने के लिए मतलब इनको इकट्ठा करने के लिए, जैसे यहाँ पे इसको यूनियन लिखा है ना, तो बीच में आपको इस तरीके से एक यूनियन का निशान बनाना है। तो ये एक नया सिंबल है जो हमें ध्यान में रखना है। इसको आप यूनिवर्सल सेट मत मान लेना, यूनिवर्सल सेट का यू अलग चीज़ है, वो सेट के लिए यूज़ किया है और ये हमने संक्रिया के लिए यूज़ किया है। तो दोनों में अंतर आप समझेंगे कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी को सम्मिलित करना है, ए और बी को एक साथ लिखना है। तो ए यूनियन बी को लिखने के लिए सबसे पहले आप ए के अवयव लिखोगे, ए में अवयव हैं 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3। अब आप लिखोगे बी के अवयव, तो बी के अवयव हैं 2 3 4 5, तो 2 3 आ चुके हैं इसलिए 4 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए और बी का यूनियन या ए और बी का सम्मिलन। एक और एग्जाम्पल इसका हमने ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास ए बराबर है 2 4 6 और 8 और b बराबर है मान लीजिए 6,8। अगर मैं यहाँ पर a और b को सम्मिलित करूँ, a और b को यूनियन करके लिखूँ, तो a यूनियन b, तो a यूनियन b बराबर आएगा पहले a के अवयव, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले a लिखा हुआ है तो पहले आप a के सारे अवयव लिख दो, तो 2 4 6 और 8। और अब आपको लिखने हैं b के अवयव, तो b में अवयव हैं 6,8 जो कि पहले से आ चुके हैं, तो आप वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये a यूनियन b का मान आ गया। तो ये तो हुआ a यूनियन b कि a और b को यूनियन करना है, a और b को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करने का मतलब ये हुआ कि सम्मिलित करने से जो नया समुच्चय बनाओगे, ठीक है, सम्मिलित करने से जो नया समुच्चय बनाओगे उस समुच्चय में a और b दोनों के ही अवयव आएंगे, a के भी अवयव आएंगे और साथ में b के भी आएंगे, कोई भी अवयव आपको रिपीट नहीं करना। तो ये a यूनियन b को लिखने का तरीका हुआ।
और भी इसके एग्जाम्पल करेंगे, कुछ इसके वेन आरेख भी आएंगे और वेन आरेख से पहले अपने एक बार एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। अभी अपने इसके वेन आरेख नहीं कर रहे, वेन आरेख मैं आपको इनके एक साथ करवा दूंगा। अभी सिर्फ हम इसकी परिभाषा को देखेंगे और साथ में इसको लिखने का तरीका देखेंगे। अब इसी तरीके से अगर अपने बात करें इसी के अंदर बात करें कुछ और बातों की या कुछ और नियमों की अगर अपने बात करें तो वो देखिए किस प्रकार से हैं। तो अभी अपने इसमें बात करेंगे इसके गणितीय परिभाषा की कि आप इसको गणितीय रूप में किस तरीके से देखोगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा ए और फिर लिखा हमने यूनियन बी, कि आपको ए और बी को यूनियन करके लिखना है, ए और बी को इकट्ठा करके लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा एक्स और फिर आप क्या लिखोगे, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा ए में, कि ये जो एक्स है वो ए का एलिमेंट होगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पे या फिर एक्स बिलोंग करेगा बी में, इस तरीके से। कि एग्जाम्पल जो हमने लिखा था, अभी अब एग्जाम्पल की बात कीजिए जैसे वापस एक बार, कि ए हमने लिखा 1,2,3 और बी हमने लिखा था कि 2,3,4,5 और मैंने जब इन दोनों का यूनियन किया तो ए यूनियन बी का मान क्या आया, कि जैसे पहले ए वाले में लिख दिए 1 2 3, फिर बी वाले में लिखने तो 2 3 आ चुका है तो 4 और 5 लिख दिए, कि ये तो हुआ ए यूनियन बी का मान। अब देखिए यहाँ इसको देखिए कि ए यूनियन बी के अंदर जो भी अवयव आएगा, ए यूनियन बी के अंदर जो भी एक्स आएगा वो एक्स या तो ए का अवयव है या फिर बी का अवयव है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो अवयव है, जैसे ये एक है, ये ए किसका अवयव है, ये एक अवयव है किसका, ए का, ठीक है। दोनों में से किसी एक का जरूर होगा, दोनों में से किसी एक का जरूर होगा, या तो वो अवयव ए में होगा या वो अवयव किस में होगा, बी में होगा। तो ये जो पहला अवयव है वो किस में है, ए में है। इसी तरीके से अपने बात करें ये 2 और 3, ये अवयव ए में भी है और बी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी एक में तो होना ही होना है, दोनों में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक में होना जरूरी है। दोनों में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे अपने बात करें इस 4 की, ये 4 ऊपर नहीं है लेकिन बी में आ गया। इसी तरीके से अपने 5 की बात करें तो 5 ऊपर नहीं है, बी में है। मतलब यूनियन के अंदर, यूनियन से जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो अवयव या तो पहले वाले समुच्चय के अंदर होगा या फिर बाद वाले समुच्चय के अंदर आएगा। कि ये हमारे पास यूनियन का सेट है, तो इस यूनियन वाले सेट के अंदर जो भी अवयव हैं वो या तो ऊपर हैं या नीचे हैं, दोनों में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने को इसकी गणितीय परिभाषा ध्यान में रखनी है कि यूनियन के अंदर जो भी अवयव आएगा वो अवयव या तो इस पहले वाले समुच्चय में होगा या इस दूसरे समुच्चय के अंदर होगा। अब अपने बात करते हैं इसकी दूसरी संक्रिया की जो कि सर्वनिष्ठ है। तो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के अंदर अपने बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा देखिए कि माना ए व बी दो, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तो ए व बी का सर्वनिष्ठ, ठीक है, ए व बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए व बी में उभयनिष्ठ होते हैं। मतलब कॉमन, कि इंटरसेक्शन के अंदर आपको ऐसे अवयव देखने हैं जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हों, जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन में तुमने क्या किया, हमने ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयवों को लिखा, ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयवों को लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों समुच्चयों के अवयवों को नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों समुच्चयों में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं। जो अवयव दोनों में कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखना है, बाकी अवयव को आपको नहीं लिखना। तो पहले तो अपने इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए बराबर मान लीजिए हमारे पास है 1,2,3 और बी बराबर है मान लीजिए 2,3,4,5। तो इसमें लिखेंगे ए, ये इंटरसेक्शन का निशान रहेगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कि आपको ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए और बी का आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। तो आपको उभयनिष्ठ अवयव देखने कौन कौन से हैं। तो ए और बी उभयनिष्ठ देखो कौन कौन से होंगे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2,3, ये ए और बी का सर्वनिष्ठ हुआ। एक और एग्जांपल की बात करें कि मान लो कि ए बराबर तो है 1,2,3 और बी बराबर है मान लीजिए 2,3।
अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B अगर होगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर भी वही जो पहले लिखा हमने 2,3, मतलब आपको तो कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। अब ये तो हुआ कि इसकी परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। अब इसको गणितीय रूप किस प्रकार से देंगे कि गणित की लैंग्वेज में इसको अपने किस तरीके से समझेंगे, तो देखिए गणितीय रूप इसका, तो A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ लिखेंगे X कि A इंटरसेक्शन B के अंदर अगर कोई अवयव X आना चाहता है तो वो X किस प्रकार का होगा, तो वो जो X है वो बिलोंग करेगा A में, और ठीक है यहाँ पर शब्द आया है और वो अवयव बिलोंग करेगा B में भी, मतलब A और B दोनों में बिलोंग करेगा। इससे पहले जो हमने गणितीय परिभाषा लिखी थी यूनियन की, उसमें हमने या शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। तो या और दोनों में अंतर है, ठीक है, कि और का मतलब तो ये हुआ कि दोनों में, और का मतलब कि A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, कि X अगर अपने यहाँ पर लिखना चाहते हैं इंटरसेक्शन के लिए, अगर मैं इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर X लिख रहा हूँ तो ये X इस A के अंदर भी होना चाहिए और इस B के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था, यूनियन में हमने बीच में या शब्द लगा दिए थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो जो X यहाँ पर अगर आएगा यूनियन के लिए तो वो या तो A में हो और या फिर वो B में हो, कि दोनों में से किसी एक में होगा तो भी वहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर यहाँ पर अवयव तभी लिखा जाएगा जब वो दोनों के अंदर ही होगा। तो ये अपना इसका गणितीय रूप है, तो आप इसको भी नोट करेंगे साथ साथ। और ये तो हुआ कि अपने दो संक्रियाएं, सर्वनिष्ठ और साथ में यूनियन। अब इसके बाद में अपने पास जो तीसरी संक्रिया है वो संक्रिया है अंतर की संक्रिया। तो तीसरी संक्रिया हमारे पास है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब समुच्चयों का अंतर जो है उसको अपने किस प्रकार से समझेंगे, अंतर का मतलब यहाँ पर घटाव से है। तो देखिए कि दो समुच्चयों, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं सबसे पहले, दो समुच्चयों A व B का अंतर, दो समुच्चयों A व B का अंतर, ध्यान रखना A और B आपको इसी क्रम में लिखने हैं अंतर के लिए भी, मतलब A माइनस B, ठीक है। मैंने यहाँ पे अंतर शब्द को बता दिया कि A माइनस B, कि A में से B को माइनस करना है। तो दो समुच्चयों A व B का अंतर एक ऐसा समुच्चय होता है ठीक है, A माइनस B एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत आने वाले अवयव, जिसके अंतर्गत आने वाले अवयव A में तो हैं, A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, ठीक है। ये A माइनस B की परिभाषा है कि A में से अगर अपने B को माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपने को A में से B को माइनस करना है तो एक ऐसा समुच्चय अपने को बनाना पड़ेगा, एक ऐसा समुच्चय अपने को बनाना पड़ेगा कि जिसके अंतर्गत आने वाले अवयव A में तो हों, कि अगर मैं A में से B को माइनस कर रहा हूँ तो उससे जो समुच्चय बनेगा उसके अवयव A में तो होंगे लेकिन वो B में नहीं होंगे, मतलब वो अवयव A के होंगे लेकिन B के नहीं होंगे। अपने इसको इस तरीके से समझे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि दो समुच्चयों A व B का अंतर एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत आने वाले जो अवयव हैं वो A के हैं लेकिन वो अवयव B के नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने के शब्द लगा लें तो ज़्यादा बढ़िया है कि A के तो हैं लेकिन B के नहीं हैं। तो पहले तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तभी अपने को ये क्लियर होगा कि A माइनस B एक्चुअल में है क्या। तो A बराबर मैंने मान लिया कि 1, 2, 3, 4, 5 और B बराबर हमने मान लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है। और हमें क्या करना है, A में से B को माइनस करना है। तो A में से B को माइनस करने का मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पर ऐसे अवयव लिखने हैं जो A के हैं लेकिन B के नहीं हैं। मतलब अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जितने भी अवयव आपके पास हैं इनमें से, ठीक है, ये जितने भी अवयव इनमें से कौन से अवयव A के हैं लेकिन वो B के ना हो। आपको सिर्फ A वाले अवयव लिखने हैं लेकिन वो B में नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि A के तो हैं लेकिन B के नहीं हैं। जैसे ये एक B का अवयव नहीं है ना तो ये आ जाएगा, 2 B में है नहीं आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, अच्छा 6 और 8 नहीं आएंगे क्योंकि B के नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, B के अवयव आपको नहीं लिखने। तो ये हमारे पास A माइनस B है। अगर उन्होंने इसको आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है
अगर आपको a माइनस बी ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि a में से b को हटाना, इसका ये मतलब है। आप क्या करोगे, a में से b को हटा दोगे, मतलब ये a है सारा, इसमें से आप b वाले अवयव हटा दो। तो इसमें से कौन से अवयव हैं जो b में है, तो 2 और 4, तो 2 और 4 को हटा दो, पीछे बचा 1, 3 और 5। एक और एग्जाम्पल से इसको अपने समझते हैं a माइनस बी को। एग्जाम्पल अपने कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो सी बराबर हमने लिखा 2, 4, 6, 8 और हमने लिखा डी 1, 2, 8, 10। ठीक है, तो मान लो मुझे माइनस करना है सी में से डी को, तो इसका ये मतलब होगा कि सी में से डी को हटाना, मतलब सी में से डी को हटा दो। तो ये सी है सारा, इसमें से डी हटाना है। तो देख लो इसमें से कौन कौन से अवयव डी के हैं, ताकि डी हट जाए यहाँ से। तो डी का अवयव एक तो 2 है और एक 8 है। ठीक है, तो 2 और 8 अपने हटा दें क्योंकि वो डी के अवयव हैं, आपको डी वाले अवयव हटाने हैं। तो बचेंगे कौन से, 4 और 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 6। अगर इसी क्वेश्चन में आपको डी में से सी हटाना हो, अगर आपको डी में से सी माइनस करना हो तो क्या आएगा, इस बार अपने लिखेंगे कि डी में से सी वाले अवयव हटाने हैं। इसका मतलब हुआ डी में से सी के अवयवों को हटाना। तो ये डी है, इसमें से देख लो कौन कौन से अवयव सी में है। तो सी में अवयव इनमें से कौन से हैं, एक तो 2 है और एक 8 है। तो ये 2 और 8 हटा देंगे, बचेगा क्या, 1 और 10। तो यहाँ 1 और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने इसकी लिखेंगे गणितीय परिभाषा। ये तो एग्जाम्पल हो गए, इसको गणितीय रूप में किस प्रकार से देखेंगे तो वो देखिए। तो यह लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर लिखा हमने x, कि a में से b को माइनस करने पर अगर x आता है, a में से b को माइनस करने पर अगर मैंने कोई अवयव x लिख दिया, तो इस x का मतलब ये होगा कि ये x बिलोंग करेगा a में, लेकिन ये x बिलोंग नहीं करेगा b में। कि ये x a में तो है लेकिन ये x b में नहीं है। तो ये a माइनस बी का मीनिंग है, ये इसकी गणितीय परिभाषा हुई। तो अभी आज के लिए आपको इतना ही काम करना है कि आपको एक तो वेन आरेख की परिभाषा को समझना है, 1-2 एग्जाम्पल अपनी तरफ से u, a और b के बना के देखने हैं, और दूसरा इसके अंदर आपको ये जो संक्रियाएं बताई हैं इन संक्रियाओं को एक बार याद रखना है। इनके ऊपर भी जो भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देख लेना, क्योंकि अपने जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम ये जो 3 संक्रियाएं हमने आज पढ़ी, हम इन 3 संक्रियाओं के ऊपर जो भी वेन आरेख के क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है तो उनकी भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनका रिवीजन करते रहिए और साथ में एग्जाम्पल को सोल्व करते रहें। और इसके अलावा फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।